बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, कैसे बना और उसको किस किस लोगों ने बनाया। अब हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कि हमारे संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें कौन कौन लोग थे। तो बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना वाज नॉट एन इजी टास्क, बहुत ही मुश्किल काम था भारत जैसे देश के लिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए सब कमिटीज़ बनाई गई। 10 सब कमिटीज़ वर रिलेटिंग टू मैटर ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रियागत संबंधों से रिलेटेड कमिटीज़ बनाई गई थी। और 8 सब कमिटीज़ वर रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ फैक्ट। इनमें इम्पॉर्टेंट सब कमिटीज़ वर रूल्स, बिजनेस, ड्राफ्टिंग कमिटीज़, स्टीयरिंग मतलब संचालन कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन पावर और माइनॉरिटी राइट्स सब कमिटी। ये सारी सब कमिटी की रिपोर्ट्स और सजेशंस के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप देने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। दूसरे मेंबर्स थे, दूसरे मेंबर्स भी थे। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स थे उसमें थे कि एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद, के एम मुंशी, बी एल मित्रा एंड डी पी कृष्णा। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी मेंबर्स थे, माधव राव, टी टी कृष्णाचारी। और ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सबमिटेड टू द। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था वो 21 फरवरी 1948 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट को सौंपा गया। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्ट पर डिटेल डिस्कशन हुआ। नाउ वी विल रीड अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफ़ी प्रीएम्बल में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन की सारी वैल्यूज़ प्रीएम्बल में देखने को मिलेगी। ऑल दोज वैल्यूज़ आर एम्बॉडीड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चों, प्रीएम्बल क्या होता है? Preamble is the introductory statement of basic value of the Constitution. It contains the philosophy on which the entire Constitution is based. मतलब कि प्रीएम्बल का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। बच्चों, इसका किताब में नहीं है पर मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमसे इंट्रोड्यूस करवाता हुआ एक स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यू है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत आधार है जिन्हें संभाले रखा है, उसने वो सारी चीज़ें बताता है। अब इट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। अगर आप प्रीएम्बल समझ जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी फिलॉसफी समझ जाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या करता है, क्या बताता है, ये जानने के लिए प्रीएम्बल, ये सब कुछ प्रीएम्बल से हमें पता पड़ जाता है। प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी का काम करता है। जैसे आप किसी घर में जाते हैं तो उस घर के बाहर उस रहने वाले व्यक्ति की नेम प्लेट लगी रहती है, उसी तरह से प्रीएम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नेम प्लेट का काम कर रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है, जो गाइडिंग फ़िलॉसफी है, वो मेंशन की गई है, वो हम इन पॉइंट्स से समझेंगे। बच्चों, यहाँ बॉक्स में इधर दिया हुआ है आधा प्रीएम्बल को। हम इस यहाँ से आप पढ़ेंगे प्रीएम्बल को। इसमें सबसे पहले लिखा है, इधर आप जो देखो पिंक कलर का बॉक्स है, उसमें प्रीएम्बल क्या है, मतलब प्रीएम्बल में जो लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, मैं वो आपको समझाऊंगी। इसमें लिखा हुआ है कि
सबसे पहले लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है वी द पीपल ऑफ इंडिया दिया है, वो ये बोलना चाहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो देश के नागरिकों ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राफ्टेड और मेड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी किंग और डिक्टेटर, या कोई राजा महाराजा ने नहीं बनाया है या कोई फॉरेनर ने नहीं बनाया है। अगला शब्द है सोवरन। सोवरन का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री के सारे डिसीजंस हम खुद स्वयं लेंगे। और अ सोवरेन कंट्री इज़ ए कंट्री विच इज़ फ्री टू टेक इंटरनल्स एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस। इट कैन मेक इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब है सोशलिस्ट का मतलब होता है जो सोशलिज्म ये बोलना चाहता है कि जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो लोगों के बीच में बराबर बंटनी चाहिए। पैसा जितना भी सोसाइटी में जनरेट हो रहा है वो एक व्यक्ति के पास न रहकर आपस में समाज में बंटना चाहिए, क्योंकि वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सोसाइटी। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लगाए, लोगों के बीच में प्रॉपर्टी की इक्वलिटी मेंटेन करे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है कि हम सोशलिज्म को अडॉप्ट करें, जो हमारे प्रीएम्बल में रिफ्लेक्टेड है। अब है उसके बाद सेक्युलर। सेक्युलर मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारी कंट्री में कोई एक नेशनल रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ ना किसी एक रिलीजन को प्रमोट किया गया है और न ही डिनाई किया गया है। ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। हर धर्म को समान वैल्यू से देखा जाता है। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। हम सब धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? सिंपल सी बात है कि हमारी कंट्री में इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। लोग अपने लीडर को चूज़ करते हैं वोट डालकर। हमारे पास एक वोट डालकर हमारे पास एक पावर होती है हमारी गवर्नमेंट चूज़ करने की। हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखें। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर सारी चीज़ें लोगों के हाथ में होती है। हमारे यहाँ सारे डिसीजंस कौन लेता है? हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। लेकिन इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन चूज़ करता है? हम चूज़ करते हैं। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरे आर्टिकल का एक सार है, समरी है। हमारी कंट्री सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री में सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक होती है। एक ट्रांसपेरेंसी होती है, लोगों के मतलब उसमें अधिकार होते हैं। अब है रिपब्लिक। अब बच्चों नेक्स्ट है रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो कंट्री का हेड होगा वो कोई राजा महाराजा या फिर मोनार्च या डिक्टेटर नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री शुड बी इलेक्टेड पर्सन। जो हमारी कंट्री का हेड है वो चुनाव के द्वारा चुना गया हुआ होता है। अब जस्टिस का मतलब होता है न्याय। हमारी कंट्री में न्याय बराबर होना चाहिए। सोशल जस्टिस हो, कास्ट के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेस पर हो, ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड होना चाहिए। कंट्री के सारे लोगों को इक्वल न्याय मिले। अब हम लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। कोई भी किसी पर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाने से आप किसी की भी आज़ादी को ख़त्म कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो। अब इक्वालिटी मतलब सब को समान अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी मिले, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार मिले। अब है फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। भाईचारा कैसे? हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग रखे और हमारी कंट्री ब्रदरहुड को प्रमोट करती है। ये सारे जो हेडिंग्स हैं जो प्रीएम्बल में दिए गए हैं ये बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया क्या है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी फिलॉसफी है। बच्चों तो अब हम पढ़ेंगे मतलब ये एक बात और है कि टू प्रोटेक्ट द यूनिटी and integrity of the country is the duty of every citizen and not only of the state। हमारे देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना हर देश के नागरिक का
कर्तव्य है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड द स्पेशल फीचर्स ऑफ अवर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है रिटर्न एंड लार्जेस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटर्न एंड लार्जेस्ट, बहुत ही डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका निर्माण विधिवत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा किया गया है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है मतलब अनुसूचियाँ, और ये 22 भागों में बटा है, जबकि अमेरिका में 7, कनाडा में 147 और ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स हैं। सेकेंड है इट इज़ रिजिड, सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ये रिजिड का मतलब होता है कठोर और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोसीजर को एडॉप्ट किया है। यदि किसी देश का संविधान जिस प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से सिंपल लॉज बनाए गए हैं, तो संबंधित संविधान लचीला और परिवर्तनशील कहलाता है। परंतु यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशन के संशोधन के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस अपनाई जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कठोर संविधान कहलाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की 3 प्रोसेस है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो जाते हैं, संशोधित हो जाते हैं। कुछ प्रोविज़न्स स्पेसिफिक मेजॉरिटी उसमें चाहिए होती है, और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स के अमेंडमेंट के लिए स्पेसिफिक मेजॉरिटी मतलब कि विशिष्ट बहुमत के साथ साथ 50% स्टेट्स के समर्थन से बदले जा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न तो लचीला है न ही कठोर है, दोनों का समावेश है। अब नेक्स्ट है हमारी विशेषता सोवरेन स्टेट, मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। जैसा कि हमने प्रीएम्बल में पढ़ा था कि हमारी कंट्री अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसीज़ खुद बनाती है, खुद स्वयं अपनी हमारी कंट्री बनाती है। इंडिया की किसी भी मैटर में फॉरेनर्स का, विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। वो अपने हिसाब से अपने मैटर सॉर्ट आउट करेगा, अपने सारे डिसीजंस लेने में स्वतंत्र है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, समाजवादी और एवं पंथ निरपेक्ष। समाजवादी से मतलब है भारतीय व्यवस्था समाज के समाजवादी ढांचे पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया गया है, मतलब सभी धर्मों को अपनाएगा। ये हम प्रीएम्बल में पढ़ चुके हैं। किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हर नागरिक अपने धर्म और अपनी आस्था के लिए स्वतंत्र है। अब बच्चों नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। इस सिस्टम में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है तथा प्रेसिडेंट इज द टिट्यूलर हेड, मतलब कि नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रोसेस में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के अगेंस्ट अविश्वास का मत पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अब बच्चों नेक्स्ट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघात्मक शासन व्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट शेड्यूल के आधार पर इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। इस प्रकार इंडिया में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट सेंट्रलाइज्ड एट वन प्लेस एंड आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। संविधान में शासन की शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित नहीं किया गया है, केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया गया है। एंड बोथ हैव इंडिपेंडेंस इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है और कठोर है, और इसको सुप्रीम कहा गया है। हमारे संविधान को का सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है। उसे संविधान की व्याख्या करने और सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट्स में डिसीजन लेने का अधिकार है। बच्चों नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड
इम्पीरियल जुडिशरी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। मतलब न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती है। संविधान न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका संसद और विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी ऐसे आदेशों को अवैध घोषित कर सकते हैं जो संविधान के प्रतिकूल है। संविधान द्वारा जुडिशरी को निष्पक्ष बताने के लिए सूटेबल प्रोविजंस दिए गए हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता मूल रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाए जाने की पद्धति और उनकी कार्यविधि एवं सेवा शर्तों पर निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रोसेस को अपनाए जाने के बाद की जाती है, लेकिन हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का नहीं है। जजेस का जो सर्विस टाइम होता है, कार्यकाल होता है, उनकी सैलरी और उनके जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो कम नहीं किए जा सकते हैं। इस व्यवस्था से जजेस कार्यपालिका के प्रेशर से मुक्त रहते हैं। अब है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सिटीज़न के डेवलपमेंट के लिए, नागरिकों के विकास के लिए मौलिक अधिकार ज़रूरी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है। एक अधिकार जो न्याय योग्य है, अर्थात जिनका उल्लंघन होने पर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। प्रेजेंटली हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इन अधिकारों का इमरजेंसी मतलब संकट काल के समय प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला है कि राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, फिर है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब हम संवैधानिक उपचारों मतलब कि अगर हमारे साथ किसी भी तरह का कुछ हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर कुछ गलत होता है तो हम ये हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए हम इनके विरोध में अपना स्टेप ले सकते हैं। फिर है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो बच्चा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी हैं कि सबसे पहले कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हमारे आइडियल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस और नेशनल फ्लैग का हम सम्मान करें। उसके बाद में हमारे जो हमारे संविधान के जो उच्च आदर्श हैं उसमें जो मतलब उनके हमारे जो स्वतंत्रता स्ट्रगल के वक्त, फ्रीडम के वक्त हमारे जो मतलब आदर्श थे हम उनका सम्मान करें। उसके बाद संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें हमारे देश की। फिर चौथा है कि हमारी कंट्री एंड टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, हमारे देश की रक्षा और सेवा करें जब ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद में हम 5th वाला जो है उसमें ये बताया गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना बनाए रखें। लैंग्वेज, धर्म, भाषा, स्टेट या सेक्शन पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करें जिसमें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। उसके बाद में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को बनाए रखें। उसके बाद 7th वाला जो है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति की हम सुरक्षा करें और हमारी प्रकृति को और ज़्यादा हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। हमारे जंगल, हमारी लेक्स, रिवर्स और हमारे यहाँ के जो जंगली जीवन है, जंगली वाइल्ड लाइफ है उसको भी मतलब प्राणी के लिए जो दया भाव है वो हम रखें। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता
तथा सुधार की भावना का विकास करें। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हम उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। उसके बाद हम इंडिविजुअल और कलेक्टिवली सभी क्षेत्र में उत्कर्ष को बढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद बच्चों हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के 4th पार्ट में मतलब शासन संचालन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इनको राज्य की नीति निर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये जो तत्व है मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को प्रस्तुत करते हैं, गाइड करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोई भी न्यायालय बदल नहीं सकता है। ये तत्व देश के शासन में इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण किया गया है। बच्चों अब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक मताधिकार। संविधान के द्वारा हमारे देश के वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु में वोट डालने का अधिकार हो। हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ वोट डालने का अधिकार किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से दिया गया है। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। बच्चों सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि इकहरी नागरिकता। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वो कहीं भी रहता है, किसी भी राज्य में कहीं भी किसी भी राज्य में रह सकता है। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर कोई भी धंधा रोजगार कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। भारत का संविधान जो है वो भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता को समेटे हुए हैं। संविधान की मनुस्क्रिप्ट में लिखा है कि भारत की 5000 सालों की सुदृढ़ और अनवरत प्रभावित संस्कृति को इसमें चित्रित किया गया है। इसमें भारतीय संविधान के में 22 अध्याय हैं। संविधान में मोहनजोदड़ो से और वैदिक काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के सारे इसमें चित्रित किए गए हैं। इसमें वैदिक काल की मोहर, लंका पर विजय के बाद पुष्पक विमान से राम भगवान का आते हुए, कृष्ण का उपदेश, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, मुगल समय से लेकर मुगल आर्किटेक्चर, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान, द हिस्टोरिकल डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, हमारे हिमालय के पहाड़ और इंडियन ओशियन, सबका इसमें बहुत खूबसूरती से इसमें सब कुछ चित्रित किया गया है और ये हमारे पूरे भारत को समेटे हुए हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।